सेटअप होने के पहले भी इंडिया में एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था एंड दैट वाज नोन एज द टाइम ऑफ गोल्डन एरा। ठीक है, गोल्डन एरा किसको बोलते हैं, यानी कि इंडस्ट्रीज आने के पहले भी इंडिया में एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था एंड दैट टाइम वाज नोन एज गोल्डन। ये कैसे हो गया, इंडियन टेक्सटाइल का डिमांड कैसे कम हो गया जबकि इंडस्ट्रीज ने उतनी फाइन क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया भी नहीं था। ठीक है, तो हेनरी पटोले ने बोला था 1772 में कि इंडियन टेक्सटाइल का डिमांड कम नहीं होगा जब तक कोई दूसरा नेशन वैसे क्वालिटी का प्रोडक्ट ना बनाए, बट इट डिक्लाइन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टिज एसएसटी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री के चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पर्सपेक्टिव में कि इंडिया में यानी कि इंडस्ट्रीज़ आने के पहले क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन था, क्या एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन माना जाता था। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर पे फोकस करेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ पर फोकस करेंगे। नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर इन द सेंस कि जो वीवर्स वगैरह के कंटेक्स्ट को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ पे मेनली फोकस हमारा रहेगा आज के इस वीडियो पे एंड वी विल सी द इंडियन साइड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले कैसा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद कैसा था और बीच का जो सिनेरियो था वो किस तरीके से देखा गया। चलिए, द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। इंडियन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज सेटअप होने के पहले भी इंडिया में एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था एंड दैट वाज नोन एज द टाइम ऑफ गोल्डन एरा। ठीक है, गोल्डन एरा किसको बोलते हैं, यानी कि इंडस्ट्रीज आने के पहले भी इंडिया में एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था एंड दैट टाइम वाज नोन एज गोल्डन एरा। ठीक है, तो बिफोर मशीन इंडस्ट्रीज क्या था इंडिया में, क्या क्या हुआ, यानी कि मशीन आने से पहले मेन फोकस किस पे था, तो कॉटन एज अ रॉ मटेरियल। कॉटन गुड्स जो है या वो रॉ मटेरियल हो या फिर वो एक फाइन वैरायटी का बना हुआ प्रॉपर प्रोडक्ट हो, वो इंडिया से जाता था और इंडिया जो है वो कॉटन गुड्स के वजह से इंटरनेशनल मार्केट में डोमिनेटेड था। सो कॉटन गुड्स ऑफ इंडिया डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट। इज इट क्लियर? देन why the Indian cotton goods dominated the international market and how the Indian cotton goods are dominated the international market? Let's see. So why? प्रीवियस वीडियो में भी मैंने क्या बोला था कि इंडिया में फाइन वेराइटीज़ के और फाइन क्वालिटी के, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात वो हैंडमेड होते हैं और दूसरी बात अगर हैंडमेड कुछ चीज़ें बनाओ तो वो वैराइटीज़ ऑफ चीज़ें हम लोग बना सकते हैं। जैसा कि मैंने हैमर का एग्जांपल लिया था। ठीक है, कि अगर मशीन से हम लोग बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ जो शेप रहता है जिसको हम लोग सांचा बोलते हैं वो फिक्स रहता है। ठीक है, 2 या 3 फिक्स शेप दे देगा कि आपको इसी शेप का बनेगा। बट अगर हम लोग हाथ से बनाएंगे तो उस 3 को हम लोग 10 शेप भी दे सकते हैं। हम लोगों को जैसे मन करेगा, जिस वेट के अकॉर्डिंग मन करेगा, जिस शेप के अकॉर्डिंग मन करेगा वो बना सकते हैं। तो हैंडमेड प्रोडक्ट वॉज गुड, बट मशीन्स के आने की वजह से क्या हुआ, काम स्पीड में होने लगा, टाइम कंज्यूम होने लगा। इसके वजह से लोग क्या होने लगे, मशीन इंडस्ट्रीज़ पर बेस होने लगे। तो बिफोर मशीन इंडस्ट्रीज़ Indian textile was dominated all over in the international market just because of their quality of the Indian products and second, क्वालिटी अच्छा है तो डिमांड भी अच्छा होगा। अब कोई चीज़ हमें अच्छे से मिल रही है तो अब तो हम उसको अच्छे से लेंगे, डिमांडफुल वो रहेगा। तो क्वालिटी था उसका अच्छा एंड क्वालिटी की वजह से वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में उसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा हाई था। डिमांड हाई क्यों था? वैरायटी की वजह से था और क्वालिटी की वजह से था। यानी कि वैरायटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स वाज वेरी गुड एंड दिस वैरायटी ऑफ इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स वर इन्वॉल्व्ड। और बहुत सारे बैंकर्स थे। अगर कोई चीज़ अच्छे से मिल रही है और अगर हम नहीं खरीद पा रहे, मेरे पास ऑप्शन है कि हम लोन लेके खरीद सकते हैं, तो हम ऑप्शंस रखेंगे अपने पास, लोन लेके उस चीज़ को खरीदेंगे। अगर हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ का तो उन सब चीज़ में बैंकर्स हमारे हेल्प करते थे। तो ये सारे प्रोसेस में इंडियन टेक्सटाइल्स पूरे के पूरे वर्ल्ड में फेमस था, डोमिनेटेड था बिफोर द ईस्ट इंडिया कंपनीज इंडस्ट्रीज। तो
उस वक्त मर्चेंट्स हो गए, बैंकर्स हो गए, दे ऑल वर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस था, ये जो गोल्डन एरा था, उसमें ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रीज़ की वजह से, इंडस्ट्रीज़ ना होने की वजह से काम बहुत स्लोली चल रहा था। हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रीज़, विथ रिस्पेक्ट टू मशीन्स काम स्लो चल रहा था, बट बहुत ज़्यादा स्लो नहीं चल रहा था। अब क्यों, वाई, यानी कि वाई द इंडियन हैंडमेड गुड्स वर डोमिनेटेड इन द इंटरनेशनल मार्केट, वो तो हम लोगों ने क्राइटेरिया देखा कि क्यों डोमिनेटेड था। अब कैसे डोमिनेटेड था, हाउ, वाई वाला सिनेरियो हम लोगों ने देख लिया, बट हाउ दे डोमिनेटेड। तो इंडस्ट्रियल लाइन पर चीज़ें जो थी वो एक सिस्टम में चलती थी, एक सिस्टम था, वहाँ पे चीज़ें हम लोग डेवलप नहीं करवा सकते थे इंडस्ट्रीज़ ना होने की वजह से। ठीक है, इंडस्ट्रियल लाइन पे हम लोग इंडस्ट्रीज़ ना होने की वजह से वहाँ पे चीज़ें सेटअप ना करवाना, इंडस्ट्रियल लाइन, इंडस्ट्रीज़ ना होने की वजह से हम लोग वहाँ पे चीज़ें सेटअप नहीं करवाना चाहते थे, बट एक सिस्टम था और उस रॉबस्ट सिस्टम, रॉबस्ट नेटवर्क के कारण ये सिस्टम जो है, ये क्राइटेरिया जो है, ये पॉसिबल हो पाया, कनेक्टिविटी बढ़ पाई। और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे मशीन के आने से पहले था, उस गोल्डन एरा में इंडस्ट्रीज़ हम लोगों ने कैसे सेटअप करवाया इंडस्ट्रियल लाइन पर, यानी कि इंडस्ट्रीज़ इन द सेंस कि काम का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था वो कैसे सेटअप करवाया। उन सारी चीज़ों को सेटअप करवाने में सबसे मोस्ट सक्सेसफुल नेटवर्क और सक्सेसफुल प्रोसेस सिस्टम क्या रहा, रॉबस्ट नेटवर्क। तो रॉबस्ट नेटवर्क का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अब लेकिन देखने को क्या मिलता है कि इंडस्ट्रीज़ आने से पहले बहुत सारे चीज़ बहुत चलिए आराम से चल रहा था, इंडिया डोमिनेटेड था। ठीक है, खुश हो जाइए, इंडिया डोमिनेटेड था। बट 1750 के आते आते तक, 1715 के आते आते तक ये जो डोमिनेशन था इंडिया का पूरे के पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, ये डाउन होने लगा, टूटने लगा। टूटने क्यों लगा? क्योंकि यूरोपियन कंपनीज आने लगी। तो अब यूरोपियन कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे कि यूरोपियन कंपनीज आने की वजह से इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो थी हमारी, इंडिया का जो डोमिनेशन था इंटरनेशनल मार्केट में, वो कैसे ब्रेक डाउन हुआ, वो कैसे फॉल डाउन हुआ। ठीक है, तो यूरोपियन कंपनीज जो है वो क्या की कि दे गेन्ड कंसेशन फ्रॉम द लोकल कोर्ट। अब लोकल मर्चेंट से वो कंसेशन ले के रखी और धीरे धीरे, मतलब पहले तो वो लोकल मर्चेंट्स, वीवर्स इंडिया में आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आई, और इसके बाद यहाँ के वीवर्स को, मर्चेंट्स को क्या बोला कि ये लो आप मेरे अंडर काम करो, मेरे अंडर काम करो, मतलब कि हम यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं। यूरोपियन कंपनीज, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बोला था, ब्रिटिशर्स आई तो थी ट्रेडर्स बनकर, ट्रेड ही करने आई थी, बट जब उन्होंने देखा कि इंडिया इतना डेवलप कर सकता है और जब ब्रिटेन के अपने कंपनीज़ में प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद ब्रिटेन का जो है, ब्रिटिशर्स का जो है वो डोमिनेशन देखने मिला ओवर इंडिया, और जिसकी वजह से इंडिया एक कॉलोनी बनकर रह गई थी। ठीक है, खैर अब तो इंडिपेंडेंट है। द यूरोपियन कंपनी गेट कंसेशन फ्रॉम द लोकल कोर्ट्स, लोकल कोर्ट्स में हमारे लोकल वीवर्स एंड मर्चेंट्स आ जाएंगे, एंड देन मोनोपोली राइट टू ट्रेड, मोनोपोली राइट टू ट्रेड, यानी कि एक इकलौता राइट उसके पास था, उसके पास पावर था, और वो अपने पावर की वजह से पूरे के पूरे इंडिया को सप्रेस करना चाह रही थी, और सक्सेसफुल भी रही थी एक टाइम पर। ठीक है, बट वो भी देखेंगे कितना सक्सेसफुल थी, और डिपेंडेंट भी थी इंडिया पे, इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाकर, लेकिन डिपेंडेंसी इंडिया पर ही थी। अगर इंडिया बंद कर देगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट अपना, तो बेचारा ब्रिटेन तो मर जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इम्पैक्ट ये पड़ता है कि डिक्लाइन ऑफ ओल्ड पोर्ट्स ऑफ सूरत एंड हुगली। क्या था कि सूरत के पास, हुगली के पास, मसूलीपट्टनम के पास, इन सब से क्या होता था? एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, यानी कि, और ये जाता था ब्रिटेन यानी कि यूरोप के तरफ, ये एक्सपोर्ट होके जाता था फ्रॉम ईस्ट टू
वेस्ट, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक ये जाता था, हुगली के पास, सूरत के पास, मसूलीपट्टनम से। यानी कि इंडिया में ट्रेडिंग सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा डेवलप था। बिफोर इंडस्ट्रीज़ की मैं बात कर रही हूँ, बिफोर मशीन इंडस्ट्रीज़ की, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बिफोर मशीन इंडस्ट्रीज़ की बात कर रही हूँ। तो ईस्ट से लेकर पूरे के पूरे इंडिया से होते वो वेस्ट के तरफ जाता था, ठीक है। अब वेस्ट के तरफ जाता था यानी कि ये जितने भी ओल्ड पोर्ट्स थे, ठीक है, जितने भी ओल्ड पोर्ट्स थे, यूरोपियन कंट्रीज़ जब अंदर आती है तो वो सारे के सारे ओल्ड पोर्ट्स को वो हटा देती है। ये सारे के सारे ओल्ड पोर्ट्स जो वो डिक्लाइन हो जाते हैं और अपना इंडस्ट्रीज़, अपना फैक्ट्रीज़, अपना जो क्राइटेरिया रहता है उसको स्टैब्लिश करना चाहती है। कौन? यूरोपियन कंपनीज़। तो जिसके वजह से क्या देखने को मिलता है कि ओल्ड पोर्ट्स वर डिक्लाइन एंड एक्सपोर्ट्स फेल्ट ड्रामेटिकली। और जितने भी एक्सपोर्ट हो रहा था, यहाँ से क्या होता था, एक्सपोर्ट होता था इंडिया से सामान, तो जितना भी एक्सपोर्ट्स हो रहा था वो सारा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि मशीन इंडस्ट्रीज़ के पहले भी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ यानी कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम पीरियड था एंड दैट वाज नोन एज द गोल्डन एरा। अब इस गोल्डन एरा में इंडस्ट्रीज़ कैसे सेटअप होती थी, यानी कि काम कैसे होता था, तो रॉबस्ट नेटवर्क के कारण ये काम, एक सिस्टम के कारण ये काम सक्सेसफुल हुआ। क्यों होता था, क्यों इंडिया डोमिनेटेड थी इंटरनेशनल मार्केट में? ड्यू टू देयर क्वालिटी एंड वैरायटी ऑफ फाइन प्रोडक्ट्स they demanded all over the world and hence dominated in the international market, ठीक है। बट 1750 के आते आते तक हम लोगों ने क्या देखा कि यूरोपियन कंपनीज जैसे जैसे आती है धीरे धीरे वो इंडिया के ऊपर कैप्चर करती है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया का जितना भी ओल्ड पोर्ट्स था वो सारा डिक्लाइन हो जाता है और यूरोपियन कंपनीज लोकल मर्चेंट्स, लोकल वीवर से कंसेशन लेके अपना ट्रेड इस्टेब्लिश करती है, अपना बिजनेस स्टार्ट करती है और धीरे धीरे पावर में आने के बाद वो अपना मोनोपोली राइट टू ट्रेड दिखाने लगती है। तो these are all about the time period before the machine industries. Is it clear? यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। Now, decline in the part of सूरत एंड हुगली। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जितने भी ओल्ड पोर्ट्स थे इंडिया में, जितने भी ओल्ड पोर्ट्स थे, सूरत के पास, मसूलीपट्टनम के पास और सॉरी यहाँ पे हुगली, ठीक है। तो इन सब के वजह से एक्सपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट होता था, कहाँ होता था? यूरोपियन कंपनीज़ में, यानी कि ईस्ट से लेकर पूरे वेस्ट में एक्सपोर्ट होता था द फाइन क्वालिटी एंड वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया टू ईस्ट इंडिया कंपनीज़। बट 1750 से आते आते तक हम लोगों ने क्या देखा कि यूरोपियन कंपनीज अपना सेटअप बैठाती है इंडिया में और धीरे धीरे ये सारा जो ओल्ड पोर्ट्स है वो डिक्लाइन हो जाता है और न्यू पोर्ट्स में स्टैब्लिशमेंट होने लगता है। यानी कि डिक्लाइन इन द पार्ट्स ऑफ द सूरत एंड हुगली, ये जब डाउनफॉल हो रहा था इसका, तो पैरेलल में क्या चल रहा था? द राइज इन द पार्ट्स ऑफ बॉम्बे एंड कैलकाटा। ये स्टैंडर्ड नाम दिया हुआ है जस्ट बिकॉज कि इंग्लिश आए और अपना न्यू पोर्ट्स अपना इंग्लैंड के नाम पर सेटअप करके चले गए, ठीक है। तो शिफ्ट ऑफ न्यू पोर्ट्स फ्रॉम द ओल्डर वंस शोज द ग्रोथ ऑफ द कॉलोनियल पावर। इज इट क्लियर? ठीक है। ट्रेड कंट्रोल्ड बाय यूरोपियन कंपनीज एंड कैरिड इन यूरोपियन शिप्स। और जितना भी अब ट्रेड होने लगा था, जो राइजेस हुआ न्यू पोर्ट्स में फ्रॉम ओल्ड पोर्ट्स, और उस पोर्ट्स पर जितना भी ट्रेड होता था वो कंट्रोल कौन करता था? यूरोपियन कंपनीज कंट्रोल करती थी और यहाँ से सामान उठा के यूरोपियन शिप में डालती थी एंड दे वर कैरिड टू ब्रिटेन, और फिर ब्रिटेन में जाकर उसका यूज़ करती थी, ठीक है। ओल्ड ट्रेडिंग हाउसेस कोलैप्स्ड, जिसके वजह से अब न्यू पोर्ट्स डेवलप हो रहा है तो कुछ पुराने भी मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। तो ओल्ड ट्रेडिंग हाउसेस जो था वो कोलैप्स हो जाता था। अब उसके बाद वीवर्स क्या करते थे? आखिर वीवर्स कैसे रहेंगे, क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, ट्रेडिंग कैसे करेंगे? क्योंकि विदाउट ट्रेडिंग उन लोगों का तो गुजारा चलना नहीं था। तो अब उसके बाद यूरोपियन कंपनीज क्या बोलती हैं कि अगर आपको रहना है तो आप मेरे अंडर काम कीजिए, मेरे पोर्ट्स पर काम कीजिए, मेरे इंडस्ट्रीज़ में काम
काम कीजिए, हम जो सेटअप किए हैं, हम जो इस्टेब्लिशमेंट किए हैं पोर्ट्स का, उस पर आकर काम कीजिए, ट्रेड कीजिए, हम आपको उसका पैसा दे देंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या देखने को मिलता है कि विथ डिक्लाइन इन द पार्ट ऑफ सूरत एंड हुगली, पैरेलल में हम लोग क्या देखते हैं कि देयर वर राइज इन द पार्ट्स ऑफ बॉम्बे एंड कैलकटा। दीज ऑल वर द टाइम पीरियड ऑफ द गोल्डन एरा, यानी कि मशीन इंडस्ट्रीज के आने से पहले इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यानी कि इंडिया की टेक्सटाइल कैसे थी, यूरोपियन कंपनीज के आने के बाद कैसी हुई, और जब ये सारा कहानी होता है, सारा का सारा खेल वीवर्स पर डिपेंडेड था। सारा का सारा खेल किस पर डिपेंडेड था? वीवर्स पर डिपेंडेड था। तो वीवर्स का क्या रोल था? वीवर्स कैसे अफेक्टेड हुए? वीवर्स भी तो अफेक्टेड हुए होंगे, इनकी लाइफ भी तो अफेक्टेड हुई होगी। तो व्हाट वाज द लाइफ ऑफ द वर्कर्स, व्हाट वाज द लाइफ ऑफ द वीवर्स? ठीक है, व्हाट हैपेंड टू वीवर्स? ठीक है, वीवर्स के साथ क्या हुआ, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तब तक यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नाउ व्हाट हैपेंड टू वीवर्स, वीवर्स के साथ क्या हुआ? ठीक है, तो इसको हम लोग दो फेज़ में देखेंगे। फेज़ 1 के साथ साथ पैरेलल में फेज़ 2 के बारे में भी देखते जाएंगे। फेज़ 1 में देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी माइनस पॉलिटिकल पावर, ईस्ट इंडिया कंपनी माइनस पॉलिटिकल पावर, यानी कि बिफोर ईस्ट इंडिया कंपनी गेंड द पॉलिटिकल पावर। एंड फेज़ 2 में हम लोग क्या देखेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस पॉलिटिकल पावर, यानी कि आफ्टर द ईस्ट इंडिया कंपनी गेंड पॉलिटिकल पावर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पॉलिटिकल पावर आने से पहले क्या सिचुएशन था वीवर्स का, और उसके बाद क्या सिचुएशन हुआ वीवर्स का। तो चलिए फेज़ 1 में हम लोग क्या देखते हैं कि बिफोर ईस्ट इंडिया कंपनी गेंड देयर पॉलिटिकल पावर, ब्रिटेन cotton industries were not expanded yet they were not expanded. इंडियन फाइन टेक्सटाइल्स वर ग्रेट इन डिमांड इन यूरोप, इंडिया का जो फाइन टेक्सटाइल्स था वो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में था यूरोप के। कॉम्पिटिशन्स फ्रॉम फ्रेंच, डच एंड पोर्टुगीज़, और जो इंडियन टेक्सटाइल्स था वो फ्रेंच से, डच से, पोर्टुगीज़ से कंपटीशन कर रहा था। कंपटीशन कर रहा था इन द सेंस कि ये सारे जगह से भी यूरोप में प्रोडक्ट्स जाते थे, ट्रेड होता था। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसेस चल रहा था, नेटवर्क बना हुआ था, कनेक्टिविटी बनी हुई थी, कनेक्टिविटी डेवलप्ड थी। तो इन सारे कंट्री से भी कंपटीशन चल रहा था। कंपटीशन वाज स्टिफ, कंपटीशन चल रहा था कि आखिर प्रोडक्ट कहाँ का सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। बट ड्यू टू द फाइन क्वालिटी एंड ड्यू टू द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, इंडियन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स वर हाई इन डिमांड, वर ग्रेट इन डिमांड इन यूरोप। तो दीज वर द सिचुएशंस बिफोर द ईस्ट इंडिया कंपनी गेंड देयर पॉलिटिकल पावर। नाउ पैरेलल में हम लोग फेज़ 2 में क्या देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पॉलिटिकल पावर आ गया। फिर से वही सारी कहानी है, कुछ पॉइंट्स में लिखा हुआ है, इसके पहले कहानी में सुनाया था मैंने। कहानी क्या है? मोनोपोली राइट टू ट्रेड आ जाता है। ठीक है, अब मेरे पास पावर है तो हम अपना दबदबा तो दिखाएंगे ना कि हाँ मेरे पास पावर है, तुम लोग सब शांति से बैठो। ठीक है, तो मोनोपोली राइट टू ट्रेड आ जाता है एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोसीडेड टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, और जितना भी कंट्रोल रहता है, सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मैनेजमेंट देखने को रहता है, वो सारा का सारा ईस्ट इंडिया कंपनीज यानी कि यूरोपियन कंपनीज देखती है। और वो अपने कंट्रोल की वजह से, वो अपने पावर की वजह से क्या करती है, दिस कॉम्पिटिशन, यानी कि ये जो कॉम्पिटिशन था फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज़ और इंडियन टेक्सटाइल्स के बीच में, ये सारे कॉम्पिटिशन को एलिमिनेट कर देती है। एलिमिनेट कॉम्पिटिशन, तो भाई सामान कहाँ से लाएगी? देखो होता क्या है, ये हमारा ब्रिटेन, ये हमारा इंडिया, ठीक है, ये हमारा ब्रिटेन, ये हमारा इंडिया, यहाँ से हो रहा है फाइन टेक्सटाइल्स का एक्सपोर्ट। ठीक है, यहाँ से हो रहा है फाइन टेक्सटाइल्स का एक्सपोर्ट। अब ब्रिटेन में जब धीरे धीरे इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है, ब्रिटेन में जब धीरे धीरे इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है, तो क्या देखने को मिल रहा है कि इंडिया से प्रोडक्ट बन के आ रहा है, ब्रिटेन में सारे लोग वही सामान खरीद रहे हैं ड्यू टू ऑफ देयर बेस्ट क्वालिटी एंड वैरायटी। तो लोकल, ब्रिटेन का जो लोकल मार्केट था, जो लोकल वीवर्स थे, वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो क्या बोलते हैं ब्रिटेन के गवर्नमेंट को, अब मेरे देश में कुछ ख़राब हो रहा है तो लोग सरकार को बोलेंगे। ठीक है, तो लोग ब्रिटेन के गवर्नमेंट को, ब्रिटेन की लोकल मर्चेंट्स और वीवर्स क्या बोलते हैं कि ये तो गलत हो रहा है, हमारा सामान तो बिक नहीं रहा है, इंडिया से एक्सपोर्ट होके आ रहा है, हमारे सामान का क्या, हम लोग कैसे रहें। ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है, इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता था उसको बंद करवा दिया जाता है। बंद करवा दिया जाता है इन द सेंस
इंडिया के कोई जाता नहीं है क्या? नहीं, इंडिया में जाता है। इंडिया में जाता कैसे? यानी कि अब ब्रिटेन यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप करती है और अपने गुड्स को ब्रिटेन में तो बेचती ही बेचती है और साथ ही साथ इंडिया में भी जाकर वहाँ पे भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर देती है। और इंडियन पीपल्स के पास इतनी समझ नहीं थी कि हमको कौन सा सामान खरीदना चाहिए। जाहिर सी बात है, तुम्हारे पास भी अगर सेम क्वालिटी और सेम वेराइटी का कोई एक चीज़ 500 में रहेगा और दूसरा चीज़ अगर 300 में रहेगा, 300 में रहेगा, तो सारे लोग 300 वाला प्रेफर करोगे। ठीक है, तो उसी तरीके से क्वालिटी वो लोग नहीं देखती थी इंडियन के, वो लोग क्या देखते? चीप एंड बेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी कि मशीन्स के द्वारा बनाई गई है, इंडस्ट्रियलिस्ट ने बनाया है, तो जाहिर सी बात है क्वालिटी अच्छी होती थी। हाँ, हैंडमेड की तरह नहीं होती थी बट क्वालिटी अच्छी होती थी, जिसकी वजह से इंडियंस क्या करते थे, वहाँ पे चीप एंड बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट की वजह से ब्रिटेन के गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को खरीदना स्टार्ट कर दिए, जिसके वजह से इंडियन वीवर्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। इंडियन वीवर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इंडियन वीवर्स के ऊपर इम्पैक्ट कब पड़ता है? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले तक तो इंडियन फाइन टेक्सटाइल्स का जो डिमांड था वो बहुत ज़्यादा हाई था, आने से पहले। ठीक है, फेज़ 1 की बात कर रही हूँ। आने से पहले तो इंडियन फाइन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का जो ग्रोथ था, जो मैनेजमेंट हो रहा था, कंट्रोल था इंडियन पीपल्स का, इंडियन वीवर्स का, मर्चेंट्स का, वो बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिला। और उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी को डिफ़िकल्टी हो रही थी अपने रेगुलर सप्लाई को, अपने ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टेब्लिश करने में। क्यों? क्योंकि इंडियन फाइन टेक्सटाइल्स का डिमांड पूरी की पूरी इंटरनेशनली फैला हुआ था, इंटरनेशनल मार्केट में फैला हुआ था। ठीक है, and weavers try to sell their products with best buyer by the process of bargaining। अब हम लोग बार्गेनिंग करते हैं प्रोडक्ट्स में, ठीक है, बहुत लोग करते होंगे। अब हम लोग बार्गेनिंग करते हैं प्रोडक्ट्स में, तो वीवर्स क्या करते थे? ड्यू टू देयर स्टिफ कंपटीशन इन फेज़ 1 की बात कर रही हूँ, ड्यू टू देयर स्टिफ कंपटीशन वीवर्स क्या करते थे? अब खड़े कर दिए सारे कंट्री को, मेरा प्रोडक्ट यहाँ भी जा रहा है, मेरा प्रोडक्ट यहाँ भी जा रहा है, चारों तरफ मेरा प्रोडक्ट फैल रहा है, बट हम किसको बेचेंगे? जो मुझे पैसा ज़्यादा देगा। ठीक है, तो वीवर्स क्या करते थे? बार्गेनिंग करते थे और अपना प्रोडक्ट बेस्ट बायर को सेल करते थे, यानी कि जो उस प्रोडक्ट का ज़्यादा पैसा दे रहा है, हम उस इंसान को वो प्रोडक्ट सेल कर देंगे। तो वीवर्स के ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ा था। ये इम्पैक्ट कब का था? बिफोर ईस्ट इंडिया कंपनी के डेवलपमेंट का, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पॉलिटिकल पावर नहीं आया था, यानी कि फेज़ 1 की बात मैं कर रही हूँ। तो फेज़ 1 में वीवर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा था, वीवर्स का क्या रोल था, उनका क्या सिचुएशन था, उसका बात किया गया यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी गेंड पॉलिटिकल पावर, यानी कि आफ्टर द ईस्ट इंडिया कंपनी गेंड पॉलिटिकल पावर, उसके बाद वीवर्स कैसे रहे और क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तब तक यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नाउ व्हाट हैपन टू वीवर्स में अभी हम लोगों ने एक सेक्शन देखा कि फेज़ 1 की वजह से, यानी कि बिफोर ईस्ट इंडिया कंपनी गेंड देयर पॉलिटिकल पावर, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है वीवर्स पर। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पॉलिटिकल पावर आ गया, तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पर, यानी कि इंडियन वीवर्स पर। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था कि गोमस्तास। व्हाट इज द गोमस्ता, इसके बारे में भी देखेंगे। विथ क्लॉथ ट्रेड बाय एस्टैब्लिश ओवर कंट्रोल। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यानी कि क्लॉथ ट्रेड की वजह से स्टार्टिंग में अब इंडिया से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होकर ब्रिटेन जा रहा था, लेकिन जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज सेटअप होती है तो वहाँ से फाइन क्वालिटी के क्लॉथ यानी कि गुड्स बनकर आते थे। अब प्रॉपर का पूरा एक अच्छा सा शर्ट और टॉप बन के आ जाएगा, तब तो आप लोग खरीदोगे ही। ठीक है, तो एक फाइन क्वालिटी के प्रोडक्ट बन के आते थे, और वो सारे प्रोडक्ट जिसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना कंट्रोल जो है वो इंडियन वीवर्स के ऊपर इस्टेब्लिश की। और ये जो कंट्रोल है वो गोमस्तास की वजह से इस्टेब्लिश हुआ, यानी कि थ्रू गोमस्तास। व्हाट इज गोमस्ता? गोमस्ता इज अ पेड सर्वेंट, और वी कैन से दैट गोमस्ता इज द पेड सर्वेंट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, बाय द यूरोपियन कंपनीज, जो एक लिंक थी बिटवीन वीवर्स एंड मर्चेंट्स, between the weavers and the East Indian Company weavers। ठीक है, between the Indian weavers and European weavers। तो गोमस्ता is simply a paid servant, or we can say it is a link or a bridge between the East India Company and
वीवर्स। ठीक है, अब इसके वजह से वीवर्स के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वीवर्स जो था वो अपना जो बार्गेनिंग पावर जो था उसका वो खो देता है, वो बार्गेनिंग अब नहीं कर पाता है। और बेसिकली ये क्यों होता है, एडवांस पेमेंट की वजह से। एडवांस पेमेंट की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आते हैं अपना प्रोडक्ट बनवाने के लिए, इंडिया के वीवर्स को, इंडियन वीवर्स को क्या करते हैं, एडवांस पेमेंट दे देते हैं। ये रखो इतना पैसा, हम आएंगे 2 महीने के बाद और इस आपके 1000 शटअप बनाकर रखना, वो हम आप ले जाएंगे। याद कीजिए, मैंने प्रीवियस वीडियोस में ये लाइन बोला है कि एडवांस पेमेंट दे देते थे और बोलते थे कि इतने टाइम पीरियड के बाद चलिए 2 महीना का हम आपको एडवांस पेमेंट देते हैं, आपके पास गुड्स है, रॉ मटेरियल है, आप उससे गुड्स बनाकर रखो, प्रोडक्ट बनाकर रखो। तो एडवांस पेमेंट की वजह से क्या हो गया, जो वीवर्स बार्गेन करते थे कि मुझे जो अच्छा प्राइस देगा मैं उसको सामान बेचूंगा, तो अब वो चीज़ वो नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि उसके पास तो एडवांस पेमेंट है, पैसा तो है, तो वो एक्सेप्ट भी कर लेते थे। लेकिन इसकी वजह से इम्पैक्ट भी देखने को मिला वीवर्स के ऊपर। जितना भी जो एडवांस दिया जाता था वो बहुत कम दिया जाता था। ठीक है, ये सारा जो सारा सिस्टम है जो ब्रिटेन के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स से घिरा हुआ था। अब प्रॉब्लम्स क्या, तो प्रॉब्लम्स कि वीवर्स इंगेज्ड ऑन द फुल टाइम बेसिस। अब वीवर्स के पास बहुत ज़्यादा फुल टाइम बेसिस में वो लोग काम करते थे ड्यू टू देयर एडवांस पेमेंट, और जिसके वजह से वीवर्स और गुमस्ताज के बीच में क्लैशेस देखने को मिलता है। गुमस्ताज अपना काम कर रहे थे, वीवर्स अपना काम कर रहे थे। गुमस्ताज वर द पेड सर्वेंट ऑफ बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जिसके वजह से इंडियन वीवर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो दे लॉस्ट देयर पावर टू बार्गेन, द एडवांसेस पेमेंट वर वेरी लो, लोन्स टाइड देम टू कंपनी। अब जितना भी वो लोग लोन्स लिए थे वो अब इंडियन गवर्नमेंट को नहीं, वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करना था, जो कि जिसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा था, और ब्रिटिशर्स उन लोगों का मान भी नहीं रख रहे थे। They migrated. Most of the weavers were migrated to other cities, other countries, and the many refuses to get loans. बहुत सारे लोन्स लेने से रिफ्यूज़ करते थे, और बहुत सारे अपना काम जो है, काम धंधा सब वर्कशॉप्स वगैरह बंद करके माइग्रेट कर जाते हैं दूसरे कंट्री में, दूसरे सिटी में, कि अब हम लोग दोबारा से अपना सब कुछ इस्टेब्लिश करेंगे। बट इट फेस अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द इंडियन वीवर्स, फॉर द मर्चेंट्स। ठीक है, व्हाट हैपेंड टू वीवर्स, वीवर्स के साथ क्या क्या हुआ, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल पावर को गेन करने से पहले क्या सिचुएशन था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल पावर गेन करने के बाद क्या सिचुएशन आया। ये दोनों सिचुएशन क्लियर है। ठीक है, यानी कि पैरेलल में दोनों सिचुएशन को देखते जाना है कि किस तरीके से पहले और किस तरीके से बाद में सिचुएशन था, वीवर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, इज इट क्लियर? These were all about the what happened to weavers. weavers के साथ क्या क्या होता था। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। Now, मैनचेस्टर्स कम्स टू इंडिया। मैनचेस्टर्स क्या है? मैनचेस्टर्स इंग्लैंड में एक जगह है जहाँ पे कॉटन क्लॉथ का हब है। मैनचेस्टर वॉज अ प्लेस इन इंग्लैंड जहाँ पे कॉटन गुड्स, कॉटन सेक्टर का, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का हब वो माना जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेट हो रहा था। ये हमारा ब्रिटेन, ये हमारा इंडिया। यहाँ से एक्सपोर्ट को क्या कर दिया गया था, रोक दिया गया था। ब्रिटेन में जितने भी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही थी, ब्रिटेन गवर्नमेंट को यहाँ के लोकल इंडस्ट्रीज़ क्या करते, प्रेशराइज करते कि हमारे प्रोडक्ट का क्या, हम कैसे बेचेंगे, हम कैसे रहेंगे, हम कैसे खाएंगे। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट को बंद करवा दिया जाता है, और अब ब्रिटेन से इंडिया में इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है कॉटन क्लॉथ। वही कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हेनरी पटोलो 1772 में क्या बोलते हैं कि इंडियन टेक्सटाइल का जो प्रोडक्ट है, इंडियन टेक्सटाइल्स जो है, उसका डिमांड तब तक नहीं कम होगा वर्ल्ड में, इंटरनेशनल मार्केट में, जब तक उस क्वालिटी का प्रोडक्ट कोई अदर नेशन ना बना दे। ठीक है, बट फिर भी हो गया। तो हेनरी पटोलो वॉज रॉन्ग बट इट डिक्लाइंड। अब हेनरी पटोलो सोच रहा होगा हम क्या ही कर दिए बोलकर, मेरा तो बोला हुआ बात ही गलत हो गया। ठीक है,
लेकिन हेनरी पटोलो सोचा ओ तेरी ये कैसे हो गया, इंडियन टेक्सटाइल का डिमांड कैसे कम हो गया, जबकि इंडस्ट्रीज़ ने उतने फाइन क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया भी नहीं था। ठीक है, तो हेनरी पटोलो ने बोला था 1772 में कि इंडियन टेक्सटाइल का डिमांड कम नहीं होगा जब तक कोई दूसरा नेशन वैसे क्वालिटी का प्रोडक्ट ना बनाए, बट इट डिक्लाइंड। और डिक्लाइंड में बहुत रैपिडली देखने को मिलता है, किस तरीके से कि 1811 से 1812 तक के बीच में हम लोग देखते हैं कि जो गुड्स था वो काउंट करता तो 33% ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल्स। ठीक है, यानी कि 33% सिर्फ इंडियन टेक्सटाइल के गुड्स चाहते थे, कॉटन गुड्स चाहते थे। बट 1850 से 1851 आते आते तक क्या देखते हैं कि इट वॉज नो मोर देन 3%। अब ये 3% से ज़्यादा आया ही नहीं, ड्यू टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी और ड्यू टू द एस्टैब्लिश ऑफ द इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो वाई दिस डिक्लाइन, ये डिक्लाइन क्यों देखने को मिलता है, क्यों होता है? सिंपल सी बात है, जो कॉटन इंडस्ट्रीज था वो इंग्लैंड में डेवलप करा देता है और वो अपने गवर्नमेंट को प्रेशराइज करता है टू इम्पोज द इम्पोर्ट्स। ठीक है, यानी कि इम्पोर्ट्स को आप लागू कीजिए और हमारे कंट्री का सामान जो है वो वहाँ पे ले जाइए, वहाँ की कंट्री का सामान यहाँ पे ना लाइए। इसके वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ता है, क्या देखने को मिलता है कि जितना भी एक्सपोर्ट था वो ब्रिटिश कॉटन गुड्स का वो बढ़ जाता है, एंड इट वाज वेल डेवलप्ड इन द अर्ली 19th सेंचुरी, एंड इन पैरेलल द एक्सपोर्ट्स ऑफ द इंडियन कॉटन गुड्स वर डिक्रीज्ड रैपिडली एंड इट वाज डिक्लाइंड इन द अर्ली 19th सेंचुरी। और 19th सेंचुरी आते आते तक ब्रिटिश कॉटन गुड वॉज इंक्रीज्ड एंड 19th सेंचुरी आते आते तक इंडियन कॉटन गुड्स वर डिक्रीज्ड। ठीक है, तो हेनरी पटोलो वॉज रॉन्ग, हेनरी पटोलो का स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दिस वॉज द मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। जैसे जैसे मैनचेस्टर इंडिया में आया, यानी कि इंग्लैंड में जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ का हब बनने लगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनने लगे थ्रू मशीन्स। ठीक है, तो अब ब्रिटेन का जो गवर्नमेंट था वो इम्पोज कर देता है इंडिया में इंपोर्ट्स को, और इंडिया से जो एक्सपोर्ट होके आ रहा था उस पर रोक लगा देता है, जिसके वजह से 19th सेंचुरी आते आते तक ब्रिटेन कॉटन इंडस्ट्रीज डेवलप कर जाती है और इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन कर जाती है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नाउ मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया में अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मैनचेस्टर के आने के बाद इंडियन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन कम होता है धीरे धीरे, ड्यू टू द इम्पोज द प्रेशराइज इम्पोज ऑफ इम्पोर्ट्स। ठीक है, अब कॉटन वीवर्स जो था इंडिया में, यानी कि कॉटन वीवर्स इन इंडिया दो प्रॉब्लम को फेस करते हैं। घुमा फिरा के कहानी एक ही चीज़ आ जा रही है बार बार, क्या कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का एक्सपोर्ट जो था मार्केट में वो कोलैप्स हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, और लोकल मार्केट जो है वो श्रैंक हो जाता है, छोटा हो जाता है, और देवर बीइंग क्लटेड विथ मैनचेस्टर इंपोर्ट्स, और वो फैल जाता है किसके वजह से? मैनचेस्टर इंपोर्ट्स के वजह से। और 1860 के आते आते तक वीवर्स एक और प्रॉब्लम फेस करते हैं, एंड दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन। रॉ कॉटन का जो सप्लाई हो रहा था, फाइन कॉटन गुड्स का, फाइन कॉटन प्रोडक्ट्स का तो सप्लाई बंद हो ही गया था ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द मैनचेस्टर्स इन ब्रिटेन, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द मैनचेस्टर्स इन इंग्लैंड। अब सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन भी ख़त्म हो जाता है। वो कैसे ख़त्म होता है? अमेरिकन सिविल वॉर चल रहा था, जिसकी वजह से यूएस भी ट्रेड कर रहा था, यूएस से भी एक्सपोर्ट हो रहा था रॉ कॉटन। यूएस की वजह से, अमेरिकन सिविल वॉर की वजह से यूएस में कॉटन सप्लाई यूएस की तरफ से बंद हो जाता था, दे कट ऑफ। ठीक है, दे कट ऑफ। देन उसके बाद अब ब्रिटेन जो है वो यूएस से सामान ले रहा था, इंडिया को तो प्रॉपर छोड़े हुए था, इंडिया में सामान जाकर बेच रहा था। अब रॉ कॉटन एक्सपोर्ट कहाँ से हो रहा था? कॉटन का यूएस से हो रहा था, तो अब यूएस में चल रहा था अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिकन सिविल वॉर की वजह से यूएस से जो है रॉ कॉटन आना बंद हो जाता है, तो अब ब्रिटेन घूमता है उधर कि अच्छा इंडिया भी है हमारे पास, चलो इंडिया में फिर से जाते हैं। ठीक है, तो वापस वो लोग इंडिया में जाता है, इंडिया से रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट
बढ़ जाता है और लेकिन प्राइस वर शॉट अप, लेकिन जितना प्राइस मिलना चाहिए उस रॉ कॉटन के एक्सपोर्ट के बदले उतना प्राइस इंडियंस को नहीं मिलता है, ठीक है। एंड वीवर्स स्टार्टेड टू सेल एट एक्सऑर्बिटेंट प्राइजेस, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई रेट पर वो अपना प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर देते हैं। और पैरेलल्स में क्या देखने को मिलता है कि इंडियन फैक्ट्रीज फ्लडिंग द मार्केट विथ मशीन गुड्स, और धीरे धीरे जो इंडियन मार्केट्स था, इंडियन फैक्ट्रीज थी, वो मशीन गुड्स के प्रोडक्ट से भर जाती है। एंड दोज मशीन गुड्स वर केम फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है। और वो सारे मशीन प्रोडक्ट्स जो थे वो ब्रिटेन से आते थे, इंडिया में इंपोर्ट होते थे और इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स का गुजारा काट दिया। दे वर कट ऑफ फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। और इस तरीके से स्टार्टिंग फेज में हम लोगों ने क्या देखा था कि इंडस्ट्रीज़ के आने से पहले जो गोल्डन एरा था उसमें हमारी इंडियन टेक्सटाइल्स वर डोमिनेटेड थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनली वो डोमिनेटेड थी। बट आफ्टर द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया, उसके वजह से क्या हुआ कि इंडियन टेक्सटाइल प्रोडक्ट डिक्लाइन हो जाता है और ब्रिटेन टेक्सटाइल इंपोर्ट्स, ब्रिटेन इंडस्ट्रियल गुड्स वर इंक्रीज्ड रैपिडली। और इस तरीके से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था कॉलोनीज़ में, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज़, हमारा आज का जो टॉपिक था इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज़, ब्रिटेन के कॉलोनी में कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, जिसमें हम लोग बेसिकली फोकस किस पे किए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया पर, ठीक है। यानी कि इंडिया एक कॉलोनी थी ब्रिटेन की और उस पर हम लोगों ने फोकस करा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले कैसे था, यानी कि कॉलोनी बनने के पहले कैसी थी सिचुएशन और कॉलोनी बनने के बाद कैसी रही सिचुएशन, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा व्यूअर्स पर और सिचुएशन कैसे कैसे चेंजेस हुआ, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस आए, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिला, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, कोई भी डाउट हो यू कैन फ्रीली मूव योर क्वेश्चंस टू द कमेंट बॉक्स, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।